Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today we are going to continue the series for metal league and equilibria in solution, and our today's topic will be factors affecting the stability of metal complexes with reference to the nature of metal ion. सो देखते हैं कि नेचर ऑफ मेटल आयन कैसे अफेक्ट करता है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर आता है वो आता है साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, यानी कि जो भी सेंट्रल मेटल आयन होगा उसका साइज के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी जो स्टेबिलिटी होगी मेटल कॉम्प्लेक्सेस की। देखो, विद इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन द स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्सेस डिक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा मेटल आयन का, जो स्टेबिलिटी होगी मेटल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की, वो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स साइज की। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है कि प्रोवाइडेड द वैलेंसी एंड द लीगेंड रिमेन्स द सेम। अगर हम जैसे कंपैरिजन कर रहे हैं और अगर लीगेंड हमारे पास सेम है, वैलेंसी सेम है। अब यहाँ पर देखो, जैसे M+1 है तो वैलेंसी इन सब की सेम है और लीगेंड कोई भी हम सेम कंसिडर कर रहे हैं इनके साथ, यानी कि इन सारे मेटल्स के साथ जो लीगेंड अटैच है वो सेम लीगेंड अटैच है। तो जो स्टेबिलिटी है वो ये आएगी हमारे पास कि लिथियम जो मेटल होगा, लिथियम जो मेटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। क्योंकि आप देखो कि मतलब आप ये एल्कली मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, डाउन द ग्रुप जाते हो, तो स्टेबिलिटी जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है, इसलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है जब हम सीजियम तक पहुँचेंगे। तो ये रेडियस गिवन है, जो लिथियम+1 है उसका 0.60 रेडियस है, और लास्ट में जाते जाते देखो आप खुद नोटिस कर सकते हो कि इंक्रीज़ हो रहा है साइज़ यहाँ पे। तो जो स्टेबिलिटी है ऑफ द आइसोवेलेंट कॉम्प्लेक्सेस वो डिक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप और इंक्रीज़ होती है अलॉन्ग द पीरियड, क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड जब हम जाएंगे तो साइज़ डिक्रीज़ हो रहा होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। और वैसे ही अगर आप देखो कि ये तो एल्कली मेटल के बारे में बात करी, और ये हो गए हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, ये डाउन द ग्रुप के बारे में लिखा हुआ है ना, ऐसे ही तो आता है ना ये, है ना। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो वही है कि साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है, इसलिए जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है। और ये इसके रेडियस गिवन है, तो यहाँ से भी आप कंपेयर, तो ये भी डाउन द ग्रुप का गिवन है हमें, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। और ये क्यों हो रहा है वैसे, इसका रीज़न क्या होता है कि देखो, जैसे जितना ज़्यादा स्मॉल रेडियस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट कर पाएगा अपनी तरफ, क्योंकि न्यूक्लियस मतलब क्लोज हो गया, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे क्लोज हो गया, तो जो इनकमिंग लीगेंड है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो जो न्यूक्लियस है वो इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा अच्छे से लगा पाएगा जितना छोटा रेडियस होगा। तो इसलिए ये जो होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी स्मॉलर साइज़ में। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा जो इनकमिंग लीगेंड होगा उसको, और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो जितना स्मॉल साइज़ का हमारा मेटल होगा वो। ठीक है, अब जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय बाइवेलेंट मेटल आयंस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, उसको हम इरविन विलियम सीरीज से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं, उनके वो बाइवेलेंट आयंस कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, वो हम इरविंग विलियम सीरीज से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये होता है देखो इसका ऑर्डर। आप देखोगे कि जैसे जैसे आप अलॉन्ग द पीरियड चल रहे हो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन लास्ट में आके यहाँ पर जो कॉपर+2 है, इस ये मेटल जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी Zn+2 वाले से। ठीक है, ये रेडियस है इन सब के। अब जो वेरिएशन है ऑफ फर्स्ट स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन डायमीन कॉम्प्लेक्स ऑन द लोगैरिथम स्केल इज गिवन एज, यानी कि जो भी ये हमारे पास ये फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनका कैसे कैसे log k की वैल्यूज़ आती हैं वो गिवन है ये। अब यहाँ पर मेन जो चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि यहाँ पर जो ये कॉपर+2 है ये इतना ज़्यादा स्टेबल क्यों है, इतना ज़्यादा हाई स्टेबिलिटी क्यों आती है इसकी, क्योंकि ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यहाँ पर शो करता है। सो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, मोस्टली नॉन लीनियर ज्योमेट्रीज के केसेस में देखने को मिलता है ये, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केसेस में ज़्यादातर। क्या होता है कि जैसे EG और T2G, ये दो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केसेस में, यहाँ पर 3 होंगे, यहाँ पे 2 होंगे। तो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है कि जो जैसे लीगेंड्स अप्रोच करते हैं तो वो उनमें जो रिपल्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे Z in और Z out, ये ज्योमेट्रीज आपने पढ़ी होंगी, ये तो एक अलग ही सेपरेट टॉपिक है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन।
वैसे आपने सुना होगा कि ऐसा होता है इसमें। तो इसकी वजह से क्या होता है, जॉन टेलर डिस्टोर्शन किस चीज़ मतलब इससे क्या अफेक्ट होगा, तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन की वजह से जो भी ज्योमेट्री होगी वो एक तो लेस एनर्जी, जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारा वो लेसर एनर्जी का कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेसर एनर्जी यानी कि ज़्यादा स्टेबल होगा। और ये जैसे कॉपर +2 है, ये शो करता है क्योंकि इसके पास अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पर Zn+2 से ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा कॉपर +2। ये होती है इरविंग विलियम्स सीरीज़। इसमें यही देखा था आपने कि जो कॉपर +2 है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है Zn+2 के कॉम्प्लेक्सेस से। ठीक है, तो ये रीज़न होता है कि क्यों कॉपर +2 कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्टेबल होते हैं Zn+2 के कंपैरिजन में। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एक्सेप्शनली स्पेशल पोजीशन ऑफ बाइवेलेंट कॉपर में बी गिवन बाय द फॉर्मेशन ऑफ द डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जॉन टेलर डिस्टोर्शन, ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टोर्शन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन की वजह से जो बाइवेलेंट कॉपर है वो एक्सेप्शनली स्पेशल पोजीशन आती है उसकी इरविंग विलियम्स सीरीज़ में। नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है जो अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस को, वो है चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन। तो देखो, द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस विद द सेम लिगेंड्स एंड सिमिलर कोऑर्डिनेटिव एनवायरनमेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, चार्ज के जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। चार्ज जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पर देखो +3 चार्ज है, यहाँ पर +2 +1, और स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो भी ऐसे ही है कि जितना ज़्यादा चार्ज है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर SR+2, फिर K+1। ठीक है, और ये इनके रेडियस गिवन है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो क्योंकि चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यानी कि जो भी पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास आयंस हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होगा। तो मेटल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो हमारा लीगेंड है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में ये जो अट्रैक्शन है ये इंक्रीज हो जाता है चार्ज के इंक्रीज होने से, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलेंगे। तो यही रीज़न है कि जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की वो भी इंक्रीज होगी। ऐसे यहाँ पर है +3 चार्ज है, अगर ये भी +3 चार्ज है और ये भी +3 चार्ज है, तो इन दोनों में से तो जो थैलियम है उसका वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल बनाएगा, फिर +2 और फिर +1 चार्ज। आई होप आपको ये भी रीज़न समझ आया होगा। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है हमारे पास चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ द मेटल आयन। द ग्रेटर द चार्ज एंड द स्मॉलर द साइज, यानी कि चार्ज बाय साइज की तो बात कर रहे हैं हम, इस रेशियो की बात कर रहे हैं ना। अभी यहाँ पर है ग्रेटर द चार्ज यानी कि चार्ज ज़्यादा, और स्मॉल साइज यानी कि ये जो रेशियो हो गया हमारा वो रेशियो ही ज़्यादा हो गया ना। अगर ऊपर जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो स्मॉल है और जो न्यूमरेटर है वो लार्ज है, तो जो ओवरऑल क्वांटिटी आएगी वो भी तो लार्ज आएगी। तो ये जो रेशियो है हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे साइज टू चार्ज टू साइज रेशियो इंक्रीज होगा द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स वो भी इंक्रीज होगी, यानी कि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये कोबाल्ट +2 है और ये कोबाल्ट +3 है। ठीक है, तो चार्ज यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, और जो चार्ज टू साइज रेशियो आएगा वो इसका तो 4.76 आता है और इसका 2.70। तो चार्ज टू साइज रेशियो इसका ज़्यादा है तो कोबाल्ट +3 की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी कोबाल्ट +2 के कंपैरिजन में। ठीक है, अब ये जो चार्ज टू साइज रेशियो है इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट जो है मेटल का, उसके लिए भी हम एक तरह से एक रीज़न बना सकते हैं कि चार्ज टू साइज रेशियो कैसे अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल आयन को, वो भी हम समझ सकते हैं चार्ज टू साइज रेशियो से। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी ऑफ द लिगेंड। अब देखो, कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो बन कैसे रहा है, एक तो हमारे पास है मेटल और लीगेंड, ये दोनों ही तो बॉन्ड बना रहे हैं ना आपस में, इन दोनों का बॉन्ड। अब लीगेंड जो है, लीगेंड के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी होती है इसकी। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो या तो ऐसा हो कि हमारे पास मेटल ऐसा हो जो अच्छे से अट्रैक्ट कर सके इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर लीगेंड ऐसा हो जो अच्छे से डोनेट कर सके। कुछ ऐसा होना चाहिए कि इनके बीच में, मेटल और लीगेंड के बीच में बॉन्ड, तभी तो कुछ स्ट्रॉन्ग बनेगा ना, जब कोई एक ऐसी एबिलिटी हो। या तो ये मेटल जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाएगा, तो इस लीगेंड के पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इजीली मेटल इनको अट्रैक्ट कर पाएगा, तब स्ट्रॉन्ग होगा ये बॉन्ड। तो वही ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मेटल की वो भी एक अच्छा रोल प्ले करती है इन डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स, जो लीगेंड की इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी है उसके साथ साथ। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा सेंट्रल मेटल आयन पे, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी,
उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसकी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यानी कि वो ज़्यादा चाहता है कि उसके पास अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आए, क्योंकि उसके पास डेफिशिएंसी ज़्यादा हो गई है। अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा यानी कि डेफिशिएंसी ज़्यादा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए अपने, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आता है ना किसी भी स्पीशीज़ पे। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज़्यादा है अब। तो क्या कह रहे हैं ये, एंड कॉन्सिक्वेंटली ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा इसीलिए तो हुई ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा इसीलिए तो होगी क्योंकि अब इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो जिसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा, ये इसलिए बोल रहे हैं। और उतनी ही ज़्यादा फिर स्टेबिलिटी हो जाएगी कॉम्प्लेक्स की, क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को और उतना ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाएगा जो भी लिगेंड है उसके साथ। तो यही है कि चार्ज टू साइज रेशियो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्टेबिलिटी के, और ये जो चार्ज टू साइज रेशियो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी अफेक्ट करता है, और जिसकी मेटल की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो उतना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म कर पाएगा। ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, आई होप आपको ये फैक्टर भी समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास ऑफ द मेटल आयन। अब हमने डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर रखा है मेटल्स को, जैसे कि जो क्लास ए मेटल्स हैं उसमें आते हैं जो भी एल्कली मेटल्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, और जो भी फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल्स वो सब क्लास ए के अंदर आते हैं। सेकंड ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन मेटल्स क्लास बी के अंदर आते हैं, और बॉर्डर लाइन हो गए जो भी बच गए हैं। ये जो क्लास ए मेटल्स हैं ये हमें ऑब्जर्व हुआ है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है ये, कि जो क्लास ए मेटल्स हैं यानी कि एल्कली, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल्स, वो सब स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं उन लिगेंड्स के साथ जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है एज डोनर साइट्स। तो जो भी लिगेंड्स जिनके पास भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है एज अ डोनर साइट, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे क्लास ए मेटल्स के साथ। और क्लास बी मेटल्स के साथ कौन ज़्यादा स्टेबल बनाएगा कॉम्प्लेक्स? फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन जैसे डोनर एटम्स जिनके पास होंगे लिगेंड्स के पास, वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे क्लास बी मेटल्स के साथ। और बॉर्डर लाइन मेटल्स का ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है कि ये किसके साथ ज़्यादा नेचर ऑफ लिगेंड के इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये बेसिकली डिपेंड नहीं करता कि कौन सा लिगेंड उसके पास क्या डोनर साइट है, क्या नेचर है उसका, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा इनके मेटल के कॉम्प्लेक्सेस। ये फॉलो करेंगे इरविंग विलियम सीरीज को, जो भी ये बॉर्डर लाइन मेटल्स आ गए। ठीक है, तो अब रीज़न क्या है कि क्लास ए मेटल्स उन्हीं लिगेंड्स के साथ क्यों अच्छा बॉन्ड बनाएंगे जिनके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है एज अ डोनर साइट? क्योंकि ये फॉलो करते हैं एसिड, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल को। यानी कि आपने सुना हो कि जैसे हार्ड जो भी एसिड है वो हार्ड बेस के साथ अच्छा बॉन्ड बनाएगा, और ऐसे ही सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ। ठीक है, तो वही हो गया, जैसे लाइक डिसॉल्व लाइक होता है एक तरह से, उसी तरीके से होता है ये भी। तो जो जैसे अब ये सब हमारे पास मेटल्स हैं, ये क्लास ए की बात कर रहे हैं हम बेसिकली, तो ये मेटल्स इनके पास लेस मतलब लार्ज नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है इनका। लार्ज नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी है वो इनकी कम होती है। अब ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो या तो खुद इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे सके इनको, तभी तो ये स्टेबल बॉन्ड बनाएंगे ना। तभी तो मतलब अगर कोई भी दो चीज़ें एक दूसरे के साथ स्टेबल बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बना पाएंगी? जब एक को जो रिक्वायरमेंट है वो दूसरा उसको प्रोवाइड करे, है ना, उसकी रिक्वायरमेंट कोई और फुलफिल करे, तभी वो अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाएंगे। तो वही है कि ये वाले जो क्लास ए मेटल्स हैं इनका लार्ज नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होने की वजह से, लार्ज नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि देखो रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि रिड्यूस होने की जो क्षमता है, पोटेंशियल यानी कि क्षमता, कितना एबिलिटी है उनके अंदर रिड्यूस होने की। तो रिड्यूस होना यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना, तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करवा पा रहे हैं इसलिए नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड अच्छे से ये नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए हमने बोला है कि इनकी जो टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स वो कम है, लेसर है टेंडेंसी। ठीक है, तो अब टेंडेंसी कम है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, इस तो इन्हें एक ऐसा पार्टनर चाहिए या इनको एक ऐसा लीगेंड चाहिए जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, तभी तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे पाएंगे ना इनको। ये खुद तो अट्रैक्ट कर नहीं पा रहे इलेक्ट्रॉन्स को, तो लीगेंड ऐसा चाहिए जो इनको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे सके, इसलिए ये उन लीगेंड्स के साथ अच्छा बॉन्ड फॉर्म करेंगे जिनके पास नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन हो एज डोनर साइट। तो क्योंकि नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन तीनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए ये इन लीगेंड्स के साथ अच्छा बॉन्ड फॉर्म कर पाते हैं। अब ऐसे ही जो क्लास बी है उनमें ये आते हैं जैसे पैलेडियम, प्लेटिनम +2। अब इनका क्या होता है कि लार्ज पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, लार्ज पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि रिड्यूस ईजिली हो पा रहे हैं। ईजिली रिड्यूस होना यानी कि
इलेक्ट्रॉन्स को ये ईजिली ऐड कर पा रहे हैं, ग्रेटर टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर इनको एक ऐसा लिगेंड मिल जाए जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो भी वो उनके साथ अच्छा स्टेबल बॉन्ड फॉर्म कर पाएंगे। इसलिए ये फॉस्फोरस, क्लोरीन ऐसे लिगेंड्स के साथ अच्छा बॉन्ड फॉर्म कर पाते हैं जिनके पास फॉस्फोरस, क्लोरीन और ऐसे ग्रुप्स हों एज डोनर साइड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो क्लास ए मेटल्स के लिए हमने पढ़ा अभी अभी कि ये जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो इनके साथ बनाएंगे ये बॉन्ड। ठीक है, सबसे आगे इसीलिए हैं ये तीनों यहाँ पे, और ये डिक्रीज होते जाएगी इनकी ऐसे ऐसे जो भी स्टेबिलिटी होगी। और क्लास बी मेटल्स के लिए क्या होगा कि जो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनके साथ ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी उनका लार्ज रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, तो उनको इतने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स नहीं चाहिए या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स, मतलब लिगेंड्स नहीं चाहिए उन्हें, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड फॉर्म वो इनके साथ कर पाएंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। एंड ये थे हमारे फैक्टर्स जो जिनके ऊपर जो स्टेबिलिटी है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की वो डिपेंड करती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमने आज मेटल्स के जो फैक्टर्स हैं वो डिस्कस किए हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स फॉर लीगेंड्स, यानी कि लीगेंड्स के वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस डिपेंड करती है। So thank you for watching the video. If you have any query, you can comment down in the comment box, and do like, share and subscribe to my YouTube channel.